हाँ भाई। हाँ तो भाई, जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की थी, ठीक है। और वो क्या बात की थी हमने, एक तो क्वेश्चन था हमारा लिंकेज वाला और एक था क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। दो हमने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे थे, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। हाँ, तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को समझने के बाद आज हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं, देखिए लास्ट जो टॉपिक है वह है लिंग सहलग्न वंशागति, ठीक है। हाँ, लिंग सहलग्न वंशागति, ठीक है। देखिए तो लिंग सहलग्न वंशागति क्या होती है भाई, जैसा कि आपको हेडिंग से पता चल रहा है कि क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है वो गुणसूत्रों के ऊपर है ना, गुणसूत्र से रिलेटेड हम कुछ डिजीज देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि एक ऐसी वंशागति जो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होती है ना, एक ऐसी वंशागति जो लिंग गुणसूत्रों के साथ साथ जाने से होती है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, ठीक है भाई, लिंग सहलग्न वंशागति। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लिंग सहलग्न वंशागति की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए कुछ लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और उन्हीं के साथ अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं, अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं। इन्हें लिंग सहलग्न लक्षण तथा इनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। देखिए भाई, हमारा जो टॉपिक है वह लिंग सहलग्न वंशागति है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लिंग सहलग्न वंशागति क्या होती है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि लक्षणों का निर्धारण करते हैं जीन, और जीन होते हैं गुणसूत्रों के ऊपर होते ना, और अगली पीढ़ी में गुणसूत्र ही तो जाते हैं, डीएनए ही तो जाता है, क्योंकि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। ये हमने देख लिया था 11वीं क्लास में कुछ एक्सपेरिमेंट करके हर्शे-चेस का किया था। हाँ, तो ये कह रहा है, अच्छा हमारे पास दो प्रकार के गुणसूत्र थे, एक लिंग गुणसूत्र, एक अलिंग गुणसूत्र। तो जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर भी लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन होते हैं, है ना। लेकिन कुछ लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन हमारे लिंग गुणसूत्र X और Y पर भी प्रेजेंट होते हैं, X और Y पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कह रहा है
कि कुछ लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और उन्हीं के साथ अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं, या मैं ये कहूं कि उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो उन लक्षणों को हम लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। कौन से लक्षणों को? जिनके जीन लिंग गुणसूत्र पर हैं, तो उन लक्षणों को हम लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। और इनकी वंशागति को हम लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो पता चल गया आपको लिंग सहलग्न वंशागति क्या है। बहुत सिंपल सी बात है कि कुछ लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और उन्हीं के साथ अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं। इन लक्षणों को हम लिंग सहलग्न लक्षण और उसकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी डेफिनेशन किसकी? लिंग सहलग्न वंशागति की। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि लिंग सहलग्न वंशागति का जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत, उसमें मुख्य रूप से हम कुछ आनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आनुवांशिक बीमारी। देखो, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो लिंग गुणसूत्रों के साथ जाती है ना। पेरेंट्स से संततियों में जो डिजीज जाती हैं, उन डिजीज को हम आनुवांशिक डिजीज बोलते हैं, जेनेटिक्स डिजीज बोलते हैं। जानते हैं ना आनुवांशिक बीमारी किनको कहते हैं? ऐसी बीमारी जो माता पिता से बच्चों में जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक बीमारी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एड्स है, वर्णांधता है, सिकल सेल एनीमिया है, इनका हम यहाँ पर जिक्र भी करेंगे। ठीक है, तो आनुवांशिक जो बीमारी है वो लिंग गुणसूत्रों की वजह से जाती है। ठीक है, तो उन्हीं इंपॉर्टेंट डिजीज का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और उन्हीं से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिजीज है वर्णांधता। ठीक है, और वर्णांधता को हम इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। ये पहली डिजीज है, मतलब पहली डिजीज है आनुवांशिक डिजीज, जिसको हम कह के चल रहे हैं वर्णांधता। ठीक है भाई, तो वर्णांधता को हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस बार। ठीक है, क्योंकि अभी तक आया नहीं है, तो इस बार इसके चांस है। ठीक है भाई, तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। कलर मतलब रंग और ब्लाइंडनेस मतलब कोई एक ऐसी डिजीज जो रंग, जिसमें व्यक्ति या रोगी रंगों को नहीं देख पाता। मेरी बात समझ में आ रही है? एक ऐसी डिजीज जिसमें कोई व्यक्ति केवल रंगों को नहीं देख पाता, उसको हम कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन छोटी सी बनती है। ऐसे व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाते, इन्हें वर्णांध कहते हैं। तो भाई वर्णांधता क्या है? बहुत सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति रंगों में अंतर नहीं कर पाते, रंगों में विभेद नहीं कर पाते, उन्हें हम वर्णांध पुरुष कहते हैं या वर्णांध रोगी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये
वर्णांतता जो होती है यह है मुख्य रूप से लाल व हरे रंग में भेद न करने वाली होती है। देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्णांतता में क्या होता है, कई प्रकार के रंगों के लिए वर्णांतता होती है, जैसे लाल, नीले, हरे, काले, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से जो वर्णांत पुरुष होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। मुख्य जो वर्णांतता होती है, सर्वाधिक मात्रा में जो वर्णांतता होती है, उसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर ये ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है ना। सोचने में अजीब सा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को रंग ही ना दिखाई दे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका एक हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। एक इसका बेसिक कंसेप्ट है और वो क्या है आपको भी समझ में आएगा। देखिए तो ये तो इसकी छोटी सी थ्योरी थी, है ना। चलिए अब इसकी हम बात करते हैं इसकी बेसिक कंसेप्ट की। तो मैं आपको बता दूं कि एक एक्स गुणसूत्र होता है एक्स गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र है ना एक्स, और एक होता है वाई, ठीक है। तो मानव के एक्स गुणसूत्र पर, ये लिंग गुणसूत्र है, एक्स गुणसूत्र पर शंकु कोशिका बनाने वाले जीन होते हैं। शंकु कौन, याद करिए 27 चैप्टर को, वहां मैंने नेत्र में दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं बताई थी, शलाका और शंकु बताई थी ना। शलाका और शंकु, शंकु कोशिका दिन में और शलाका कोशिका रात में देखने में मदद करती है। वहां मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो शंकु कोशिका होती है उसमें इरिथ्रोलैब, क्लोरोलैब और साइनोलैब तीन वर्णक होते हैं। इरिथ्रोलैब, क्लोरोलैब और साइनोलैब जो लाल, हरे और नीले, जो लाल, हरे और नीले रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आप याद करना 27 चैप्टर को, वहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि शंकु कोशिका में तीन प्रकार के वर्णक होते हैं, या मैं कहूं कि शंकु कोशिका जो होती है उसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रंगों का विभेदन करवाती हैं, अंतर करवाती हैं। ये कोशिका हैं, तो जैसे ये इरिथ्रोलैब है तो ये हमको केवल लाल रंग को दिखाती है, ऐसे, है ना। जैसे ये है, ये हमें हरे रंग को दिखाती है। ये है, ये केवल हमको नीले रंग को दिखाती है। बात समझ में आ रही है? तो हर रंग को दिखाने के लिए हमारी शंकु कोशिकाओं में कुछ रंगा वर्णक कोशिकाएं होती है, ठीक है। और इन कोशिकाओं को बनाने वाले जो जीन होते हैं वो होते हैं एक्स गुणसूत्र पर। किस पर होते हैं? एक्स गुणसूत्र पर। भाई ये तो लक्षण हो गए, है ना, कि वर्णक कोशिकाओं का निर्धारित करता है और जीन ही तो करेगा। तो ये जो जीन है वो कहां प्रेजेंट है? केवल एक्स गुणसूत्र पर, और किसी भी गुणसूत्र पर ये जीन नहीं पाया जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको पता है ना, हम लिंग सहलग्न वंशागति पढ़ रहे हैं, अर्थात हम ऐसी बीमारियों का अध्ययन करेंगे जिसमें लिंग गुणसूत्र ही इंक्लूड होगा केवल। तो ये हमारा एक्स लिंग गुणसूत्र है। अब हम वर्णांतता का एक बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो वर्णांतता का बेसिक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होता है कि आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि भाई मानव के एक्स गुणसूत्र पर शंकु कोशिका बनाने वाले जीन होते हैं, और स्पेशली वह जीन जो वर्णक कोशिका बनाएंगे, और ऐसी वर्णक कोशिका जो हमें
रंगों में विभेदन करवाती है रेटिना में जाकर, ठीक है। हाँ, रंगों में अंतर करने वाली कोशिका बनाती है। अब मैं आपसे एक बात कहूं, अब बात समझना, मैंने जब प्रभाविता का नियम पढ़ाया था तो उसके एग्जाम्पल में मैंने ये कहा था कि मनुष्यों में वर्णांतता और मधुमेह के जो जीन होते हैं वो अप्रभावी रूप से होते हैं। कैसे होते हैं? अप्रभावी। आप एक बार एग्जाम्पल में देख लेना, ठीक है, लिखा हुआ है। अच्छा, अब अप्रभावी और प्रभावी का यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए, एक्स गुणसूत्र पर जो शंकु कोशिका बनाने वाला जीन है वो हमेशा कैसा है? प्रभावी। कैसा होता है भाई? प्रभावी होता है। तो प्रभावी का तो मतलब ये हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी ज्यादातर नॉर्मल पुरुष रहेंगे, नॉर्मल पुरुष। लेकिन कोई कारणवश अगर इस एक्स गुणसूत्र पर प्रभावी की जगह अगर अप्रभावी जीन आ जाए, बात समझ में आ रही है? प्रभावी की जगह अप्रभावी जीन आ जाए तो आप मुझे एक बात बताओ, इन तीनों कोशिकाओं का निर्माण होगा क्या? नहीं, ये बात समझ में। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वर्णांधता का निर्धारण करने वाले जो जीन हैं वो प्रभावी रूप में होते हैं। और कौन से गुणसूत्र पर प्रेजेंट हैं? एक्स गुणसूत्र पर, एक्स गुणसूत्र पर, है ना। अब देखिए, अगर इसका अप्रभावी जीन एक्स गुणसूत्र पर आ जाए, अप्रभावी, तो वो अप्रभावी क्या करेगा भाई? इनका निर्धारण नहीं करेगा। और अगर इन तीनों कोशिकाओं का निर्माण नहीं हुआ तो आप मुझे बताइए उस व्यक्ति के अंदर ये तीनों रंगों का विभेद करने वाली कोशिकाएं बनेंगी क्या? नहीं बनेंगी। और अगर ये कोशिकाएं नहीं बनी तो उस व्यक्ति को रंग दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। तो आप उसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? कलर ब्लाइंडनेस बोलेंगे, वर्णांधता बोलेंगे, ठीक है। और जब भी कई बार कोई टेस्ट हम फाइट करते हैं और मेडिकल के लिए जाते हैं तो वहाँ कलर ब्लाइंडनेस का एक टेस्ट होता है ना। और टेस्ट क्या, मैं आपको कहूँ कि कई बार आपने फेसबुक व्हाट्सएप पे भी कोई पोस्ट देखी होगी, उसमें एक गोल घेरा होता है जिसमें बीच में रेड कलर का एक अंक लिखा हुआ होता है। कोई भी अंक लिख दो, है ना। और उसमें आपसे पूछते हैं कि आपका आई टेस्ट, कि आपको ये अक्षर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा बीच में, तो वो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। क्योंकि उसमें जो रंग होता है ना वो रेड कलर होता है, बीच में कोई अंक है, जैसे मैंने ये था और उसमें बीच में मैंने 5 लिख दिया, कैसे कलर से? रेड कलर से। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति इस 5 अंक को पहचान लेता है तो आप उससे क्या बोलेंगे? ये तो नॉर्मल है, क्योंकि इसमें रंग पहचानने की क्षमता है। और अगर किसी व्यक्ति को ये 5 अंक नहीं दिखाई दे तो आप सीधी सी भाषा में कहेंगे ना, ये कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि अमुक व्यक्ति के पास अप्रभावी जीन है वर्णांधता का, इसके अंदर ये कोशिकाएं नहीं है, इसलिए इसको ये रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे हम कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये तो वर्णांधता का एक बेसिक कंसेप्ट है। तो आपको मैं समझ में आ गया होगा ये बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। थ्योरी नॉर्मल है, आप एक बार जब इसका बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे तो। और बेसिक कंसेप्ट बहुत नॉर्मल था। कैसे? आपको इतना दिमाग में याद रखना है कि एक्स गुणसूत्र पर शंकु कोशिका बनाने वाले जीन होते हैं जो कि प्रभावी रूप में होते हैं। अगर कोई कारणवश इसका अप्रभावी जीन आ जाए तो इस व्यक्ति के इस संतति में यह रंगा कोशिकाओं में अंतर करने वाले कोशिका नहीं बनती और वह व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता, और उसको हम क्या बोलेंगे फिर? कलर ब्लाइंडनेस बोलेंगे। क्लियर है बात? तो ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट था कि आखिर हमको पता चल गया कि क्यों वर्णांधता होती है, ठीक है। देखिए, अब इसको करने के बाद अब हमारी आती है थ्योरी।
और इसकी जो थ्योरी क्वेश्चन पूछता है मैं आपको बता दूं, वो वंशागति पूछता है आपसे। क्या पूछता है? वंशागति। कैसे पूछता है वंशागति? वो आपसे पूछेगा कि वर्णांधता क्या है, इसकी वंशागति को समझाइए कि आखिर वर्णांधता किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, ठीक है, या यह डिजीज किस प्रकार फैलती है पीढ़ियों में। तो वर्णांधता की वंशागति को हमें मुख्य रूप से समझना है और इसी को लेकर यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछेगा ना कलर ब्लाइंडनेस से, तो वह केवल आपसे इसकी वंशागति पूछेगा। तो वंशागति आपके नोट्सों में लिखी हुई है, फिर मैं यहां में थोड़ा सा लिख देता हूं, आप देखिए। उसमें पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है, यदि सामान्य स्त्री का विवाह, सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से करा दिया जाए तो उसकी सभी संतानें सामान्य होंगी, लेकिन इस वर्णांध पिता की पुत्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से कराया जाए तो इसके लड़के वर्णांध होंगे। देखिए आपके नोट्सों में जो आपको थ्योरी मिलेगी ना वंशागति की, उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, है ना। अब मैं आपको इसका एक बार आरेख बना के मतलब इसका समझाऊंगा, पहले आप केवल थ्योरी को पढ़िए। थ्योरी क्या कह रही है कि यदि कोई सामान्य स्त्री का विवाह है, एक सामान्य स्त्री है, उसका विवाह अगर हम वर्णांध पुरुष से कराएं, मतलब ऐसे पुरुष से कराएं जो रोगी व्यक्ति है कलर ब्लाइंडनेस से, तो उसकी जो जितनी भी संतानें होंगी ना, वो सब कैसी होंगी? नॉर्मल होंगी। अर्थात ऐसी कंडीशन में एक भी संतान रोग ग्रसित नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि इनकी जो संतान होंगी, और संतानों में स्पेशली जो मादा होगी, गर्ल होगी, तो ये कह रहा है ना, इस वर्णांध पिता की पुत्री, ये वर्णांध पिता है ना, इसकी पुत्री का विवाह अगर हम एक सामान्य पुरुष से कराएं तो इसके लड़के कैसे होंगे? वर्णांध रोग से ग्रसित होंगे, ठीक है। अभी आपको इस थ्योरी का मतलब समझ में नहीं आया, मैं इसका एक आरेख बनाता हूं, तब आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। देखिए आप समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर थ्योरी क्या कहती है कि एक सामान्य स्त्री है तो डबल एक्स यही होता है, और मैं ये कहूँ रोगी पुरुष है, और रोगी पुरुष ऐसे। एक्स गुणसूत्र है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक्स गुणसूत्र के पास इसका जीन होता है ना, और ये मैंने स्मॉल सी से शो किया है। देखो सी का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस, तो इसलिए हमने कैपिटल सी को प्रभावी और स्मॉल सी को अप्रभावी। तो अगर मैं एक्स के ऊपर स्मॉल सी लिख देता हूं तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि इस एक्स गुणसूत्र के पास कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन हैं, अर्थात ये रोगी व्यक्ति है। अब समझ जाएंगे ना। और ये कैसी महिला है? एक नॉर्मल महिला है, ठीक है। अब इनकी हम संतानों की बात करें तो देखो सामान्य स्त्री है, इसका विवाह हमने किससे कराया है? रोगी व्यक्ति से करा दिया। तो इसकी जो संतानें होंगी
अब आप समझदार हैं कि ये किस प्रकार हम आरेख बनाते हैं। है ना, यहां तक दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ दे रहा है ना। देखिए, तो ये एक सामान्य स्त्री और ये एक रोगी पुरुष, ठीक है। इसका पहले आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, है ना। इसकी हम आगे पार्ट 2 में बात करेंगे।